जय हिंद। मैं शैलेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि भारत में कुल जल का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जो है जल का मुख्य स्रोत जो है वह वर्षा का जल है। अगला प्रश्न है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है यह 110 सेंटीमीटर होती है। जल को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल संरक्षण। पूछ दिया कि जल संरक्षण क्या है, एग्जाम में पूछ दे जल संरक्षण क्या है, बताएंगे। इसका उत्तर होगा जल को नष्ट होने से बचाना, इसके अति दोहन पर नियंत्रण करना ही जल संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? बांध का जो है मुख्य उद्देश्य जो है जल को संग्रह करना। अगला प्रश्न होगा, भारत का सबसे पुराना जल संरक्षण तरीका क्या है? यह हो जाएगा तालाब। जल संरक्षण का पुराना तरीका जो है यह है तालाब। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? सरदार सरोवर। या पूछ देगा इस तरह के, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बड़े बांध को और किस नाम से जाना जाता है? बड़े बांध को जो है बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागला जो है यह सतलज नदी पर है। तो बोल देगा कि भाखड़ा नागला जो बांध जो है किस राज्य में है? तो भाखड़ा नागला जो है यह पंजाब में है, सतलज नदी पर। टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है? टिहरी बांध जो है यह भागीरथी नदी और कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ में है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 10 नंबर है, जल संसाधनों का असमान वितरण जो है किस कारण से होता है? जल संसाधनों का असमान वितरण जो है यह वर्षा की असमानता के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? भारत में जल संकट का जो है मुख्य कारण है जो वह हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। 12 नंबर प्रश्न है, वर्षा जल का संचय का अर्थ क्या होता है? संचय माने होता है जमा करना, यानी वर्षा जल को संचय का अर्थ होता है वर्षा के पानी को जमा करना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा जल संचय की परंपरा संरचना क्या है? तो राजस्थान में वर्षा जल के संचय की परंपरागत संरचना जो है वह हो जाएगा टांका। अगला प्रश्न है, मेघालय में वर्षा जल संचयन किस नाम से जाना जाता है? बांस ड्रिप सिंचाई के नाम से। मेघालय में जो है वर्षा का संचय जो है वह बांस ड्रिप सिंचाई द्वारा किया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई जो है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है? तो खेती करने के लिए बांस ड्रिप सिंचाई जो है प्रयोग किया जाता है। गुजरात में जल संरक्षण की प्रसिद्ध संरचना क्या है? वह हो जाएगा सीढ़ीदार कुएं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, यानी उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जिससे जल प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होती है? भारत की सबसे अधिक खपत जो है किस क्षेत्र में होती है? यानी जल की जो है सबसे अधिक खपत जो है वह हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। कृषि को जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। कृषि पूछा जाएगा एग्जाम में, कृषि को जो है किस क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। बांध से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? बांध से जो है जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नदी घाटी परियोजना से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो वह हो जाएगा विस्थापन। अगला प्रश्न हो जाएगा, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन जो है किस समस्या को जन्म देता है? जल स्तर में गिरावट होता है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन जो है वह जल स्तर में गिरावट की समस्या को जन्म देता है। अगला है प्रश्न 22 नंबर है, जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? तो जल संसाधन जो हो जाएगा यह नवीकरणीय संसाधन होगा।
भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य जो है वह कौन सा है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण से किसे लाभ होता है। जल संरक्षण से पर्यावरण को लाभ होता है। अगला प्रश्न होगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का लाभ बताइए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से मुख्य रूप से सिंचाई होता है। बांधों का नुकसान क्या है। पर्यावरण क्षति। पर्यावरण क्षति जो है बांधों का नुकसान है। अगला प्रश्न होगा, जल संकट का समाधान का कारण क्या है। जल संकट का समाधान क्या है। तो जल का संरक्षण। जब जल को संरक्षण किया जाएगा तो जल संकट समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत जल कृषि में उपयोग होता है। लगभग 70% जल जो है भारत में कृषि में उपयोग किया जाता है। परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली का उदाहरण जो है वह हो जाएगा जोहड़। परंपरागत जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, परंपरागत जल संरक्षण का उदाहरण जो हो जाएगा वह जोहड़ हो जाएगा। जोहड़ जो है यह राजस्थान में पाए जाते हैं। जोहड़ जो है किस राज्य में पाए जाते हैं। राजस्थान में। जल संसाधनों का सही उपयोग करना जो है क्या कहलाता है। जल संसाधनों का जो है सही उपयोग करना जल प्रबंधन कहलाता है या जल संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन से कौन सा जल बढ़ता है। वर्षा जल संचयन से भूमिगत जल बढ़ता है। जल संसाधन किस अध्याय से संबंधित है। जल संसाधन जो है यह भूगोल से संबंधित है। जल संसाधन जो है किस विषय से संबंधित है। भूगोल से। बांधों से बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। जल नियंत्रित करके। बांध से बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। तो जल को नियंत्रित करके। अगला प्रश्न 35 नंबर, बांध निर्माण में कौन सा सामाजिक आंदोलन जुड़ा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह कहां में हुआ था। पूरी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह कहां में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है। 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र जो है क्या है। H2O। जल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। जीवन निर्वाह हेतु। जल जीवन के लिए जो है क्यों आवश्यक है। तो जीवन यापन के लिए निर्वहन हेतु जल का आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में जल संकट का कारण क्या है। शहरी क्षेत्र में जो है जल संकट यानी जल को कमी दिखाई देखने को मिलता है। जल जो है शहरी क्षेत्रों में कम मिलता है क्योंकि वहां मांग अधिक होता है। अगला प्रश्न है, भविष्य में जल संकट से बचने का उपाय क्या है। भविष्य में जल संकट से बचने का मुख्य उपाय है वर्षा जल का संचयन करना। अगला प्रश्न है 41 नंबर है, भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है। भारत में जो है यह मिश्रित कृषि होता है। भारत में किस प्रकार का कृषि होता है। मिश्रित। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था बोल रहा है कैसा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित है। गेहूं जो है किस मौसम की फसल है। गेहूं जो हो जाएगा यह रबी फसल है। गेहूं जो है यह किस मौसम की फसल है। रबी फसल। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं की बुआई जो है गेहूं की बुआई का समय क्या है। अक्टूबर नवंबर। अगला प्रश्न है, गेहूं की कटाई का समय जो है वह क्या है। मार्च अप्रैल। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। गेहूं उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कपास जो है किस प्रकार का फसल है। कपास जो है यह नकदी फसल है और यह रेशेदार फसल है। बोले रेशेदार फसल जो है कपास, जूट और सन होता है। अगला प्रश्न है, कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी। काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और कपास की जो खेती जो है सबसे अधिक जो है गुजरात राज्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास, जूट, सन जो है किस प्रकार की फसल है। तो रेशे वाली फसल है। कपास, जूट और सन जो है यह रेशे वाली फसल है। जूट की खेती कौन सी जलवायु उपयुक्त होनी चाहिए। जूट की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किस राज्य का है। तो जूट उत्पादन में जो है प्रथम स्थान हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। गन्ना जो है किस प्रकार की फसल है। नगदी फसल। नगदी फसल वैसे उससे कहेंगे जिसे तुरंत रुपया या पैसा कमाया जा सकता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, जबकि
गन्ना जो है किस प्रकार की फसल होगा? तो नकदी फसल। अगला प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए मिट्टी जो है कैसा होना चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश। बाजरा जो है किस प्रकार का अनाज है? बाजरा जो है यह मोटा अनाज है। बाजरा जो है किस प्रकार का अनाज है? मोटे अनाज। अगला प्रश्न है, मक्का की खेती के लिए कैसी वर्षा उपयुक्त होती है? वर्षा, मक्का की खेती के लिए वर्षा जो है वह मध्यम होना चाहिए, न ज्यादा तेज होनी चाहिए न ज्यादा कम होना चाहिए। इसके लिए वर्षा जो है मक्का के लिए मध्यम होनी चाहिए। दाल जो है किस प्रकार की फसल है? दाल जो है रबी फसल। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। दाल मिट्टी में किस तत्व की मात्रा बढ़ाती है? दाल जो है मिट्टी में किस तत्व की मात्रा बढ़ाती है? वह नाइट्रोजन। और एक प्रश्न और पूछता है, दलहनी पौधों की गांठों में या जड़ों में जो है कौन सी जीवाणु पाई जाती है? तो वह हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी पौधों के गांठों में पाई जाती है। खरीफ फसल की बुआई जो है कब की जाती है? खरीफ फसल जो हो जाएगा वह जून जुलाई में बोई जाती है। अगला प्रश्न जो है, रबी फसल जो है रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। जायद फसल किस मौसम में उगाई जाती है? जायद फसल जो है यह ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है। अगला प्रश्न है, चाय जो है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक होता है? चाय जो है वह असम में होगा। असम बोलेगा कि असम जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी। असम में कौन सी नदियां बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? चाय खेती के लिए अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। जबकि यह केमिस्ट्री में भी पढ़ना है कि अम्ल, क्षार और लवण, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। जिस विलयन का पीएच मान जो है, जिस विलयन का पीएच मान 7 हो वह हो जाएगा उदासीन, जबकि 7 से कम होगा वह होगा अम्लीय, 7 से कम होगा तो वह हो जाएगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा वह हो जाएगा क्षारीय। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अग्रणी राज्य जो है कॉफी में कर्नाटक हो जाएगा। यदि पूछेगा भारत में सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है या किस राज्य में होता है? सोना जो है यह कोलार कर्नाटक में होता है। कर्नाटक का एक जगह शहर है कोलार। भारत में सोना सबसे अधिक जो हो जाएगा वह कोलार कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? रबर की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है वह कौन है? रबर उत्पादन में हो जाएगा केरल। सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई का जो है मुख्य उद्देश्य जो है वह फसलों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराना, यानी फसलों को जल उपलब्ध होगा तो अच्छी उपज होगी। जिस फसलों का उत्पाद जो है पानी सही रूप से नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, वह फसल जो है खेतों में कभी कभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सिंचाई का मुख्य उद्देश्य जो होगा जल उपलब्ध कराना। भारत में नहर सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? भारत में जो है सिंचाई का मुख्य साधन हो जाएगा वह नहर होगा। हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ था। पूछेगा इसमें हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का जनक जो है वह कौन है? एमएस स्वामीनाथन। जबकि श्वेत क्रांति का जनक पूछ देगा तो बोलेंगे इसका वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति स्वामीनाथन, जबकि श्वेत क्रांति जो हो जाएगा वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है वह किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर। अगला प्रश्न है, कृषि का आधुनिकीकरण जो है किससे हुआ है? कृषि का आधुनिकीकरण जो है आधुनिक तकनीकी एवं मशीनों से हुआ है। कृषि का आधुनिकीकरण जो है किसके माध्यम से हुआ है? तकनीकी एवं मशीनों के माध्यम से हुआ है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक खेती जो है रसायन मुक्त कृषि उत्पादन करना। जैविक खेती जो होता है वह पेड़ पौधे खरपतवार से जो कृषि किया जाता है उसी को जो है जैविक खेती कहा जाता है। जैविक खेती में जो है रसायन मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्य कार्य है कृषि अनुसंधान एवं विकास करना। अगला प्रश्न है, फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। फसल चक्र में जो है इसका लाभ जो है फसल चक्र में मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। रेखा, अगर रेखा जो है
क्या है? प्रश्न आ गया रेखा जो है यह किसको कहा जाता है? रेखा। मैथ में पढ़ना भी है। रेखा दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल लाइन जो होती है वह होती है सीधा, जबकि वक्र रेखा जो होती है वह टेढ़ी मेढ़ी मार्गों से गमन करती है। इसमें कहता है रेखा क्या है? पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा खींचा जाता है उसी को रेखा कहा जाता है, जिसका उपयोग किसी भी स्थान, समय, जलवायु और दिशा को समझने में उपयोग होता है। रेखा जो है दो प्रकार की होगी, या सरल रेखा होगा या तो वक्र रेखा होगा। अगला प्रश्न है रेखाओं से क्या काम होता है? रेखाओं से जो है पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने में इसका प्रयोग किया जाता है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर अवस्थित है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का महत्व क्या है? कर्क रेखा जो है सूर्य यहाँ सीधा चमकता है, यानी भारत में बोलेगा कि सूर्य जो है सीधा कब चमकता है? तो 21 जून को। कर्क रेखा का महत्व है सूर्य का सीधा चमकना, तो सूर्य जो है सीधा 21 जून को चमकता है। कर्क रेखा जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला प्रश्न है मकर रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? मकर रेखा पर जो है वह 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। अगला प्रश्न है मकर रेखा जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है? मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। मकर रेखा का संबंध जो है किस ऋतु से है? मकर रेखा का संबंध जो हो जाएगा वह दक्षिणी गोलार्ध की गर्मी से संबंधित है। ऋतु हो जाएगा गर्मी। मकर रेखा जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। मकर रेखा का संबंध किस ऋतु से हो जाएगा? गर्मी से। अक्षांश रेखा जो है किसके लिए उपयोगी है? अक्षांश रेखा जो है यह जल स्थान और जलवायु के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांश की संख्या होता है 180। अक्षांश जो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? अक्षांश कहेगा। यानी कि अक्षांश की जो संख्या जो होता है वह 180 होता है। अक्षांश की संख्या 180। यहाँ हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम यहाँ हो जाएगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अक्षांशों की संख्या जो है 180 होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर की संख्या जो है वह 360 होती है। देशांतर की संख्या 360, अक्षांश की संख्या 180। 90 डिग्री उत्तर अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो हो जाएगा वह उत्तरी ध्रुव होगा। अगला प्रश्न है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या होगा? 90 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश जो है वह हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा जो है किस अक्षांश पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी एवं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न हो जाएगा भूमध्य रेखा पर दिन रात कैसे होता है? भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर कैसी जलवायु होती है? गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है वह 13 देशों से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अंटार्कटिक वृत्त जो है किस अक्षांश पर अवस्थित है? अंटार्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर अवस्थित है। अगला प्रश्न होगा ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने दिन क्यों होता है? पृथ्वी के झुकाव के कारण जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने दिन होती है। पृथ्वी के झुकाव के कारण जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीना का दिन होता है। उत्तरी ध्रुव जो है किस वृत्त में अवस्थित है? उत्तरी ध्रुव जो है आर्कटिक वृत्त में अवस्थित है। दक्षिणी ध्रुव किस वृत्त में अवस्थित है? अंटार्कटिक वृत्त में। दक्षिणी ध्रुव जो है
किस वृत्त में अवस्थित है? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा आर्कटिक वृत्त में, जबकि दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त में। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होगा वह 360। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 111 नंबर प्रश्न हो जाएगा, देशांतर रेखाएं किसके लिए उपयोगी है? देशांतर रेखाएं जो है समय निर्धारण के लिए यह उपयोगी है। देशांतर की संख्या जो होता है 360 होता है। भारत की मानक समय जो है वह 82.5 डिग्री पूर्व से होकर गुजरती है। मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्व से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? देशांतर रेखाएं जो है यह ध्रुव पर मिलती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का झुकाव। ऋतु परिवर्तन का जो है मुख्य कारण हो जाएगा वह पृथ्वी का झुकाव। अगला प्रश्न है, भारत में जो है सबसे लंबा दिन जो है वह 21 जून को होता है। सबसे लंबा दिन 21 जून को। सबसे छोटी रात जो है कब होती है? 21 जून को। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे छोटा दिन जो है कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन जो है वह 22 दिसंबर को होता है। सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वह कहलाएगा उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वह कहलाएगा उष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ जो होता है, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र के प्रति चेतना या भावना का जो विकास होता है उसे राष्ट्रवाद कहलाता कहते हैं। यानी यहाँ दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति चेतना या भावना का विकास होता है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो है यह कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। किस क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया? यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया था फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति जो है यह कब हुआ? 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? फ्रांस का जो है वह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। निरंकुश राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजा की पूर्ण सत्ता। निरंकुश का मतलब होता है वहां राजा शासन करता है, जबकि लोकतंत्र में जो होता है जनता शासन करता है। या लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया। क्रेटिया का मतलब होता है जनता, डेमोस का मतलब होता है जनता, क्रेटिया का मतलब होता है शासन। यानी कि लोकतंत्र में जो है वह जनता का शासन होता है। यह जो है दो यूनानी शब्दों से बना है। लोकतंत्र पूछता है कि कौन सी शब्दों से बना है, तो यह दो यूनानी शब्दों से बना है। लोकतंत्र पूछ देगा कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लोकतंत्र को अंग्रेजी में जो है डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण जो है किसने किया था? ओटो वन बिस्मार्क द्वारा किया गया था। जर्मनी का एकीकरण जो है ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? इटली का एकीकरण जो है वह इटली का एकीकरण जो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली का प्रमुख नेता कौन थे? काउंट काबूर। या तो पूछ रहे काउंट काबूर जो है किस देश के थे, तो काउंट काबूर जो थे या इटली के थे। यंग इटली संगठन जो है किसके द्वारा बनाया गया? यंग इटली जो है यह जोसेफ मेजनी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जोसेफ मेजनी जो है यंग इंडिया बनाया था। यंग इटली जो है किसके द्वारा बनाया गया था? जोसेफ मेजनी के द्वारा। जोसेफ मेजनी जो थे यह किस देश से संबंधित है? इटली से। वियना की संधि जो है कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना की संधि जो है कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र की पुनः स्थापना। राजतंत्र की पुनः स्थापना करना वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, वियना संधि की अध्यक्षता जो है किसने की? वियना संधि की अध्यक्षता जो है मेटरनिख के द्वारा किया गया था। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी जो है वह कौन था? यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी जो था वह था मेटरनिख। रोमांटिकवाद किससे जुड़ा है? रोमांटिकवाद जो है सांस्कृतिक भावना से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐसे भी लोगों को रोमांटिक जो है बहुत यानी आनंद जो है बहुत अधिक आता है। इसीलिए रोमांटिक बात जो है किससे जुड़ा है? संस्कृति और भावना से।
138 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का संबंध जो है किससे है? राष्ट्रीय एकता से। जोल्वे राइन क्या है? जोल्वे राइन जो है यह जर्मनी का सीमा शुल्क संघ है। जोल्वे राइन जो है जर्मनी का सीमा शुल्क संघ है। जोल्वे राइन की स्थापना जो है 1834 ईस्वी में किया गया था। जोल्वे राइन ने क्या समाप्त किया था? यह जो है जोल्वे राइन जो था यह आंतरिक व्यापार जो शुल्क लगता था आंतरिक उसको को समाप्त किया था। जोल्वे राइन ने आंतरिक व्यापार शुल्क को यह समाप्त किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, इटली का एकीकरण किस राजा के अधीन हुआ था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा जो है इसके अधीन, विक्टर इमैनुअल द्वितीय के अधीन जो है इटली का एकीकरण जो है किस राजा के अधीन हुआ था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा। यूनान ने स्वतंत्रता जो है किससे प्राप्त की? यूनान ने जो है स्वतंत्रता जो है वह तुर्की साम्राज्य से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, यूनान को स्वतंत्रता जो है 1832 ईस्वी में मिला था। लिबरलिज्म का अर्थ होता है स्वतंत्रता का समर्थन। लिबरलिज्म का अर्थ होता है स्वतंत्रता का समर्थन। 1848 की क्रांति जो है किससे जुड़ा हुआ है? 1848 की क्रांति जो है उदारवाद और राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। 1848 की क्रांति सबसे पहले जो है यह फ्रांस में हुई थी, जबकि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किस देश से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह जर्मनी से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट संधि की असफलता का कारण क्या है? राजाओं का विरोध करना। फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता का मुख्य कारण है राजाओं का विरोध करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रवाद के प्रचार में किसका योगदान था? राष्ट्रवाद के प्रसार में जो है शिक्षा और भाषा का योगदान रहा था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन जो था किस देश का शासक था? फ्रांस का। पूछ देगा कि भारत का नेपोलियन जो है किससे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन जो था किस देश का शासक था? तो फ्रांस का। नेपोलियन ने कौन सा कानून लागू किया था? नेपोलियन जो था वह सिविल कोड कानून लागू किया था। नेपोलियन को कहां पराजय मिली? नेपोलियन को जो है वाटरलू के युद्ध में पराजय मिला था। अगला, राष्ट्र राज्य का अर्थ। एक राष्ट्र एक सरकार। राष्ट्र राज्य का अर्थ होता है एक राष्ट्र एक सरकार। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त उपयोगी वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति से जो है प्राप्त उपयोगी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन होगा। यानी कहे दूसरे भाषा में जो मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया है उसी को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे पेड़, वायु, हवा सब हो जाएगा, पेड़ पौधा सारा चीज हो जाएगा जो प्राकृतिक संसाधन होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जो है इसलिए आवश्यक होता है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षण यानी भविष्य के लिए उपयोगी हो। अगला प्रश्न हो जाएगा, वनों उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? वनों उन्मूलन से प्रभाव पड़ता है बाढ़ और सूखा। अगला प्रश्न हो जाएगा, वनों का पुनः रोपण क्या कहलाएगा? वनीकरण। वनों का जो है पुनः रोपण वनीकरण कहलाता है। जैव विविधता का संरक्षण किससे होता है? जैव विविधता का संरक्षण जो है किससे होता है? वनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न हो जाएगा, बांधों का निर्माण जो है क्यों किया जाता है? बांध का निर्माण जो है जल को संचय और बिजली उत्पादन के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। सतत विकास का अर्थ क्या है? विकास के साथ संरक्षण। यानी सतत विकास का अर्थ होता है विकास के साथ संरक्षण। सतत विकास जो है वैसा विकास होता है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य में होता है, उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास पूछ देगा एग्जाम में प्रश्न, सतत विकास क्या है? बोलेंगे सतत विकास उसे कहते हैं जिसमें वर्तमान के साथ साथ जो विकास वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी होता है उसे सतत विकास कहते हैं। यह विकास जो है टिकाऊ होता है, यह अल्प आयु नहीं होता है, यह दीर्घ आयु होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक दोहन से क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक दोहन से क्या होता है? अत्यधिक दोहन यानी कि नष्ट होना। दोहन का मतलब हुआ अर्थ होना, यानी संसाधनों की कमी होगी। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से संसाधनों की कमी होगा। और पूछ देगा सब एग्जाम में संसाधन क्या है? बोलेंगे दुनिया की कोई भी वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी होगा उसी को संसाधन कहेंगे। दुनिया की कोई भी वस्तु मानव के लिए उपयोगी होता है उसे क्या कहेंगे? संसाधन। जल संसाधन का उदाहरण क्या है? जल संसाधन
नदी, पोखर और तालाब। जल संसाधन का उदाहरण जो हो जाएगा नदी, पोखर और तालाब। यानी जल को जो है नदी में रखा जा सकता है, पोखर में और पानी में संचय करके रखा जा सकता है। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर को बढ़ाना। वर्षा के जल को संचय का मुख्य उद्देश्य जो है भूजल स्तर का बढ़ाना। चिपको आंदोलन से संबंधित जो है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। यानी पूछेगा चिपको, बाद में एग्जाम में पूछ दे चिपको आंदोलन क्या है, तो कहेंगे पौधों से चिपक कर किया गया आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाता है। पौधों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, यानी वन संरक्षण के लिए पौधों से चिपक, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधों से चिपक कर जो आंदोलन किया गया था उसी को चिपको आंदोलन कहते हैं। इससे संबंधित व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न हो जाएगा 167। खनिज संसाधन जो है किस प्रकार के होते हैं? खनिज संसाधन जो हो जाएंगे वह अनवीकरणीय संसाधन होंगे। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? यह अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि पेट्रोलियम का जो है सीमित भंडार होने के कारण इसका संरक्षण आवश्यक है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा बांध से कौन सी ऊर्जा मिलती है? बांध से जो है जल विद्युत ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा मछली पालन जो है किस संसाधन से जुड़ा हुआ है? तो जल संसाधन से जो है मछली पालन जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न जो हो जाएगा टिकाऊ विकास में क्या शामिल है? टिकाऊ विकास में हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान जो है इसलिए बनाया जाता है कि जीव जंतु को रक्षा मिले। राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाया जाता है? वन जीव संरक्षण के लिए या जीव जंतुओं की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। वन जीव संरक्षण आवश्यक है जैव संतुलन के लिए, जैव संतुलन के जो है वन संरक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व किसका होता है? प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व जो है यह समाज का होगा। पुनः उपयोग का अर्थ है बार बार उपयोग करना, पुनः उपयोग, बार बार उपयोग करना। अगला प्रश्न है पुनर्चक्रण से क्या लाभ होता है? कचरे में कमी। पुनर्चक्रण से जो है लाभ होता है कचरे में कमी। संसाधन प्रबंधन में जनता की भागीदारी क्यों जरूरी है? संसाधन प्रबंधन में जनता की भागीदारी जो है बेहतर संरक्षण के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किसे जन्म देता है? भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन जो है यह जल संकट को जन्म देता है। अगला प्रश्न हो जाएगा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का लाभ क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना का लाभ जो है सिंचाई। अगला प्रश्न हो जाएगा 83वां प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजना का एक दोष क्या है? पर्यावरणीय नुकसान। अगला प्रश्न हो जाएगा सतत विकास शब्द जो है किससे संबंधित है? पर्यावरण और विकास दोनों से सतत विकास संबंधित है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो है किसके लिए है? वर्तमान और भविष्य के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता जो थे वह गैरीबाल्डी थे। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। यंग इटली का गठन यानी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यंग इटली का गठन जो है मेजनी के द्वारा किया गया था। फ्रांस की क्रांति 1789 में किस वर्ग के विरुद्ध हुआ था? सामंतवादी वर्ग के विरुद्ध जो है फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ था। राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का जनक जो है मेजनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण जो है कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण जो है यह 1870 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न 192 फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में मानवाधिकारों की घोषणा कब हुआ? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। एग्जाम में पूछा है कि रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट जो है यह संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। रॉलेट एक्ट जो है इसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसलिए इसे कहा गया है इसको न अपील, न वकील, न दलील, इसे काला कानून भी कहा जाता है।
रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाएगा। यह जो है 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। इसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग कांड जो है कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 ईस्वी में हुआ था और 22 ईस्वी में समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह जो है यह 1930 ईस्वी में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो थे वह साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है यह अली बंधु के द्वारा किया गया था। हो ची मिन्ह किस देश के नेता थे? हो ची मिन्ह जो है यह वियतनाम के नेता थे। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? इंडोनेशिया जो था वह डच का उपनिवेश था। वियतनामी राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ? वियतनामी राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। भारत में पहला कपड़ा मिल जो है कहाँ में खोला गया? मुंबई में। भारत में जो है पहला कपड़ा मिल जो है कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, इसमें पूछता है सबसे अधिक रोजगार जो है लोगों को किस उद्योग में मिलता है? तो कपड़ा उद्योग में मिलता है। अगला प्रश्न होगा, औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न जो था, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? फ्लाइंग शटल जॉन केयर के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था। जबकि अगला प्रश्न 205 नंबर है, भाप इंजन का आविष्कार जो है किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में मजदूरों की स्थिति जो थी कैसी थी? 19वीं शताब्दी में मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुद्रण प्रेस का आविष्कार जो है किसने किया था? मुद्रण प्रेस का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। भारत में पहला छापाखाना मिल जो है कहाँ में खोला गया? गोवा में। अगला प्रश्न जो है, सबसे पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी है? बाइबिल। सबसे पहली मुद्रित पुस्तक जो है वह बाइबिल होगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत को आजादी जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी माउंटबेटन योजना के तहत, जबकि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, भारत 15 अगस्त 1947 को किस योजना के तहत आजादी मिला था? माउंटबेटन योजना के तहत। साइमन कमीशन भारत जो है कब आया था? साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत आया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। किसान सभा की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह 1906 ईस्वी में हुआ था। इसके साथ साथ पूछता है कि सूरत अधिवेशन जो है कब हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वह कहाँ में हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? इसको देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य कारण जो है निम्नलिखित है। पहला बोलेंगे फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होना। फ्रांस की क्रांति का पहला कारण जो है फ्रांस की आर्थिक स्थिति को खराब होना। दूसरा नंबर हो जाएगा, फ्रांस जो है 3 वर्गों में बटा था। फ्रांस जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था और प्रथम और दूसरे वर्ग से टैक्स सरकार नहीं लेता था। तीसरे वर्ग पर जो है अत्यधिक अत्याचार करते थे। यानी प्रथम द्वितीय वर्ग में पादरी और कुलीन वर्ग आते थे, लेकिन तीसरा वर्ग में जो है व्यापार, किसान, मजदूर लोग आते थे। मजदूर लोगों से सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता था। अगला पॉइंट हो जाएगा, राजा लुई 16वें की निरंकुश शासन प्रणाली। अगला फ्रांसीसी क्रांति का कारण जो हो जाएगा लुई 16वें की निरंकुश शासन प्रणाली। अगला पॉइंट हो जाएगा, दार्शनिक जो लोग था रूसो मॉन्टेस्क्यू के विचार से प्रभावित था। पूछता प्रश्न, रूस जो है किसके विचारों से प्रभावित था? रूस मॉन्टेस्क्यू जो है यह दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित था। अगला प्रश्न हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक क्रांति से समाज पर जो है क्या प्रभाव पड़ा था? औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति से समाज पर कई प्रभाव पड़ा, जिसके कारण मशीनों के उद्योगों का विकास, मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ। गांव से शहरों की ओर जनसंख्या पलायन हुआ, मजदूर वर्ग का उदय हुआ
उत्पादन बढ़ा और वस्तुएं सस्ती हुई। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति से समाज पर प्रभाव पड़ा था। औद्योगिक क्रांति से पूछता है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कहेंगे कि औद्योगिक क्रांति से समाज पर कई प्रभाव पड़ा, जिसके कारण मशीनों का तेजी से विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, गांव से लोग शहर की ओर पलायन हुआ, मजदूर वर्ग का उदय हुआ, इसके साथ साथ उत्पादन और वस्तुएं सस्ती हुई। इस प्रकार से जो है औद्योगिक क्रांति से समाज पर प्रभाव पड़ा था। राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? अपने राष्ट्र के प्रति चेतना या भावना का जो विकास होता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के सहयोग से, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन से सहयोग समाप्त करना था। लोगों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस प्रकार से महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन जो है निम्नलिखित कारणों से शुरू किया गया। पहला पॉइंट हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा हो जाएगा पॉइंट खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना। तीसरा पॉइंट होगा अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी नीतियां अपनाना। अगला प्रश्न है 226 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 4 परिणाम को बताएं। यूरोप की लिखना है इसको कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है निम्न है, जो इस प्रकार है। पहला लिखेंगे यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अगला पॉइंट तीसरा नंबर हो जाएगा जर्मनी पर कठोर संधियां थोपी गई थी। अगला हो जाएगा चौथा पॉइंट हो जाएगा राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन ने कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन ने कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक इसका विरोध किया और नारा भी दिया था। नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। इसका महत्व जो है जनता में राष्ट्रीय चेतना फैली और यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण बन गया था। 231 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें बोला गया था करो या मरो, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अगला हो जाए प्रश्न, इतिहास पढ़ने का महत्व लिखिए। इतिहास हमें अपने अतीत से सीख देता है, यह राष्ट्र प्रेम, संस्कृति और समाज विकास को समझने में सहायक हो। यानी अतीत को अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। पूछ दे इतिहास क्या है, तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहेंगे। इसका जनक पूछता है कि इतिहास का जनक जो है कौन होगा? हेरोडोटस। लोकतंत्र जो है 2 शब्दों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है स्पेनिंग जेनी। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिंग जेनी का कब आविष्कार हुआ था? 1764 ईस्वी में हारगिव्स के द्वारा इंग्लैंड में किया गया था। इसका प्रयोग जो है स्पेनिंग जेनी का प्रयोग जो है एक साथ कई धागों को काटने में किया जाता है। प्रश्न पूछेगा एक साथ धागों को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? एक साथ जो है कई धागों को काटा जाता है स्पेनिंग जेनी के द्वारा। इसका आविष्कार जो है 1764 ईस्वी में हारगिव्स के द्वारा इंग्लैंड में किया गया था। अगला प्रश्न है अब्राहम लिंकन कहाँ के निवासी थे? तो यह हो जाएंगे अमेरिका के।